यदि आपका पीएफ क्लेम ईपीएफ ऑफिस द्वारा किसी कारणवश रिजेक्ट कर दिया गया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक रिजेक्टेड क्लेम में हम सुधार कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम वो क्लेम रिजेक्ट ना हो, वो जल्दी से जल्दी अप्रूव हो जाए। पहला, जब हम 19 या 10C क्लेम अप्लाई करते हैं तो ईपीएफ ऑफिस हमारा क्लेम रिजेक्ट कर देता है, ये कह के कि आपका ईपीएस कंट्रीब्यूशन 58 ईयर्स ऑफ एज के बाद भी जमा किया गया है। तो इस केस में हमें अपने एम्प्लॉयर से कॉन्टेक्ट करना है। एम्प्लॉयर हमें एक लेटर हेड बना के देगा जिसपे वो लिखेगा कि उनसे गलती से 58 के बाद ईपीएस में पैसा जमा हो गया है और वो उस पैसे को ईपीएस से ईपीएफ में ट्रांसफर कर दिया जाए। वो लेटर हेड हमें पीएफ ऑफिस में जमा करवाना है। उसको हम बाय मेल भी जमा कर सकते हैं, बाय पोस्टल मेल भी जमा कर सकते हैं और बाय हैंड भी जमा कर सकते हैं, या एम्प्लॉयर खुद जाके ईपीएफ ऑफिस में जमा कर सकता है। इस प्रोसेस को पूरा होने में अराउंड 1 से 1.5 महीना लग जाता है। उसके बाद हमें दोबारा से अपना क्लेम है वो अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट, जब हम 19 या 10C क्लेम अप्लाई करते हैं तो हमारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये कह के कि कंट्रीब्यूशन मिसमैच है डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ एग्जिट के साथ। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, मान लो हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 सितंबर 2014 है, लेकिन जो हमारा कंट्रीब्यूशन आना स्टार्ट हुआ है वो सितंबर की बजाय दिसंबर में आना स्टार्ट हुआ है, यानी कि वो 3 महीने बाद आना शुरू हुआ है। इस केस में भी हमारा कंट्रीब्यूशन डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ मिसमैच हो गया है। या कंट्रीब्यूशन हमारा जून से आना स्टार्ट हुआ है लेकिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग सितंबर 2014 है, तो वो पहले आना शुरू हो गया। दोनों ही केस में हमारा कंट्रीब्यूशन डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ मिसमैच है, तो ये इन केस में हमारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। या हमारी जैसे डेट ऑफ एग्जिट है वो मान लो सितंबर 2018 है लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है वो दिसंबर 18 तक आ रखा है, तो वो भी मिसमैच हो गया है। या हमारी जैसे डेट ऑफ एग्जिट सितंबर 2018 है लेकिन कंट्रीब्यूशन सिर्फ जून तक ही आया है, तो ये इन सभी केसेस को ईपीएफ ऑफिस रिजेक्ट कर देता है। इनमें हम सुधार कैसे कर सकते हैं? पहले तो हमें अपनी उमंग ऐप या ईपीएफ मेंबर होम पे जाके अपनी पासबुक डाउनलोड करनी है। उस पासबुक से हम पता कर सकते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन कब से आना स्टार्ट हुआ है और हमारी क्या डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, क्या डेट ऑफ एग्जिट होनी चाहिए। इसमें हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि ये पासबुक की कॉपी है, इसमें कंट्रीब्यूशन फॉर ड्यू मंथ 10/2016 है, यानी कि जो ये पैसा है ये सितंबर 2016 का है। इस हिसाब से हमारी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो सितंबर 2016 की होनी चाहिए। यदि इसको सितंबर 2016 की ना होकर किसी और मंथ की डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपडेट होगी तो हमारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिमिलरली जो कंट्रीब्यूशन हमारा कहाँ तक आ रखा है, ये आ रखा है मई 2018 तक, कंट्रीब्यूशन फॉर ड्यू मंथ मई 2018, तो ये इस केस में अप्रैल 2018 का कंट्रीब्यूशन है, तो हमारी जो डेट ऑफ एग्जिट है वो अप्रैल 2018 की कोई डेट होएगी। यदि हमारी डेट इसके अलावा कुछ भी और होएगी तो उस केस में हमारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मान लो हमारी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ एग्जिट गलत अपडेट है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें ऑनलाइन जेडी डालनी पड़ेगी ताकि अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ एग्जिट को सही किया जा सके। जैसे ही वो सही हो जाती हैं उसके बाद हम दोबारा से अगर क्लेम अप्लाई करेंगे तो इस रीजन के कारण रिजेक्ट नहीं आएगा, वो हमारा क्लेम अप्रूव हो जाएगा। जीडी हम डाल सकते हैं अपने मेंबर पोर्टल को लॉगिन करके, मैनेज की ऑप्शन पे जाके, उसमें फर्स्ट ऑप्शन ही आती है ज्वाइंट डिक्लेरेशन की। उसके बाद हमें डेट ऑफ एग्जिट या डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो भी चेंज करना है उसको क्लिक करके उसको एडिट करके हम जो भी करेक्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ एग्जिट होएगी उसको हम अपडेट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें मिनिमम 2 प्रूफ अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ एग्जिट के लगाने पड़ते हैं। यदि आपके पास वो प्रूफ्स नहीं होंगे तो ये आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपने एम्प्लॉयर्स के कॉन्टेक्ट करके उनसे 2 प्रूफ मांग सकते हो, वो आपको प्रूफ बना के दे सकते हैं, या आप ये जेडी सीधी एम्प्लॉयर के थ्रू भी डलवा सकते हो। उसके बाद अगर हम ट्रांसफर क्लेम अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म 13 नंबर, वो रिजेक्ट हो गया हमारा ये रीजन देके कि फॉर्म 19 ऑलरेडी सेटल्ड है, या तो उसमें डेट भी मेंशन कर देंगे फॉर्म 19 ऑलरेडी सेटल्ड ऑन दिस डेट, या सिर्फ ये लिखा आ सकता है कि फॉर्म 19 ऑलरेडी सेटल्ड है। तो इस केस में क्या करना है, ये बेसिकली केस वो होते हैं जिस केस में हमने जो आईडी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं उस आईडी में हम पास्ट में ऑलरेडी पीएफ की फाइनल सेटलमेंट ले चुके हैं। यदि हम किसी आईडी से फाइनल सेटलमेंट ले चुके होते हैं तो हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इस केस में मान लो कि उन्होंने पीएफ का सेटलमेंट ले लिया था लेकिन पेंशन का नहीं लिया था। मेंबर ये सोच रहा होगा कि मैं पेंशन का पैसा ट्रांसफर कर लेता हूँ करंट वाली आईडी में, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। यदि पेंशन का पैसा रह गया है तो हम उसको एक ही तरीके से निकलवा सकते हैं। उसके लिए हमें एक कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार ये डाउनलोड करना होगा गूगल से, उसको फिल करके उसके साथ पैन, आधार और बैंक की कॉपी लगा के
साथ में हम एक एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं कि हमने 19 का पैसा तो ले लिया था लेकिन पेंशन का पैसा नहीं लिया था, तुम इसलिए ये ऑफलाइन क्लेम फॉर्म फिल करके दे रहे हैं ताकि आप इसको अप्रूव कर सकें। इसको हम ऐसे एरर को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हम फॉर्म 19 अप्लाई कर रहे हैं और हमें फॉर्म 19 ऑलरेडी सेटल्ड का एरर आके हमारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। पिछले केस में हम फॉर्म 13 अप्लाई कर रहे थे लेकिन इस केस में हम फॉर्म 19 अप्लाई कर रहे हैं और हमें लिखा आ रहा है रिजेक्शन रीजन की फॉर्म 19 ऑलरेडी सेटल्ड है। तो इस केस में हमें क्या करना है? देखो ये सिनेरियो तब बनता है जब हमने किसी कंपनी में काम किया होता है और वो उस कंपनी को छोड़ने के बाद हमने उसका फाइनल सेटलमेंट ले लिया है और उसके बाद हम दोबारा से उस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और एम्प्लॉयर गलती से हमारा पीएफ कंट्रीब्यूशन जो पुरानी वाली आईडी है जिससे हमने ऑलरेडी सेटलमेंट ले लिया है उसी में डालना शुरू कर देते हैं। तो उस केस में अगर हम कंपनी को छोड़ने के बाद दोबारा से क्लेम अप्लाई करेंगे तो ये रीजन के कारण हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। इसको हम कैसे सही कर सकते हैं? इसको हर एक पीएफ ऑफिस का अलग अलग तरीका है डील करने का। कुछ पीएफ ऑफिस हमें बोलते हैं कि अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट है उसको अपडेट करवा लो, जो नया कंट्रीब्यूशन आया है उस हिसाब से हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करवा लो और उसके बाद आप 19 टेनेंसी अप्लाई करके अपना पैसा ले सकते हो। लेकिन कुछ ऑफिस आपको ये बोलेंगे कि आप अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करके उनसे एक नया पीएफ अकाउंट नंबर बनवाइए, उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन डलवाने के बाद आप उनसे एक लेटर हेड बनवाइए कि उन्होंने गलती से पीएफ में पुराने वाले पीएफ में पैसा डाल दिया है, वो उस पैसे को पुराने वाले पीएफ से निकाल के नए वाले पीएफ अकाउंट में डाल दिया जाए। वो लेटर हेड आपको सिमिलरली किसी भी मोड में आप पीएफ ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। जो एक्चुअल सही तरीका है वो सेकंड वाला ही तरीका है। फर्स्ट वाला तरीका है वो आपके लिए इजी करने के लिए कुछ पीएफ ऑफिस ऐसा कर देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल प्रोसीजर है वो सेकंड वाला ऑप्शन है। जो भी कोई ऐसा सिनेरियो होएगा आपका उस केस में आपको सेकंड वाला तरीका फॉलो करके अपना क्लेम सेटल करवाना है। इसके बाद जैसे ही आप 10D क्लेम अप्लाई करते हो सुपरएनुएशन पे, वो क्लेम आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है 2 रीजंस के कारण। पहला रीजन ये हो सकता है कि स्पाउस नेम नॉट अपडेटेड इन फैमिली डिटेल्स, मैरिटल स्टेटस इज मैरिड। मान लो कि आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो मैरिड अपडेट है लेकिन आपका स्पाउस नेम फैमिली डिटेल्स में मेंशन नहीं है, तो इस सिनेरियो में भी आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या इसका रिवर्स हो कि स्पाउस नेम तो अपडेट है फैमिली डिटेल्स में लेकिन मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड अपडेट नहीं है, अनमैरिड ही है। तो इन केसेस को कैसे सही किया जा सकता है? जो फर्स्ट वाला केस है कि जिसमें स्पाउस नेम अपडेट नहीं है फैमिली डिटेल्स में, ये इजी वाला तरीका है। इसको हम अपना लॉगिन करके ई नॉमिनेशन अपडेट कर देंगे वाइफ का, तो ये करेक्शन सही हो जाएगी। लेकिन जो सेकंड वाला है जिसमें स्पाउस नेम तो अपडेट है फैमिली डिटेल्स में लेकिन मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है, तो मतलब हमें मैरिटल स्टेटस को मैरिड करना है, तो इस केस में हमें ज्वाइंट डिक्लेरेशन डालनी पड़ेगी। वही मैनेजर की ऑप्शन पे जाके ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे जाके मैरिटल स्टेटस को हमने मैरिड करना पड़ेगा। उसके लिए हमें मिनिमम 2 प्रूफ लगाने पड़ेंगे। वो रिक्वेस्ट पहले आपके एम्प्लॉयर के पास जाती है, एम्प्लॉयर अप्रूव करता है, उसके बाद वो पीएफ ऑफिस में जाती है, तो उसके बाद वो फाइनली अपडेट होती है। वो 2 प्रूफ आप कौन से लगा सकते हो? जो सबसे बेस्ट जो एक्चुअल ओवीडी ऑफिशियल वाले डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें वो तो हैं कि पासपोर्ट और मैरिज सर्टिफिकेट या राशन कार्ड। ये तीनों में से आप कोई भी 2 प्रूफ लगा सकते हो। लेकिन कुछ ऑफिस अगर आप पासपोर्ट लगाओगे या मैरिज सर्टिफिकेट लगाओगे, एक दूसरा आप आधार कार्ड वगैरह लगाते हो या कोई और प्रूफ लगाते हो, तो उस केस में भी अप्रूव कर देते हैं। लेकिन ऑफिशियली आप पासपोर्ट, राशन कार्ड या मैरिज सर्टिफिकेट, इन तीनों में से कोई भी 2 प्रूफ लगाओगे तो ही आपका ये जेडी अप्रूव होएगा। इसके बाद हम एडवांस क्लेम अप्लाई करते हैं और हमारा एडवांस क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है, या तो ये बोल के कि आपकी सर्विस एलिजिबल नहीं है, आपकी सर्विस 5 या 7 साल से कम है, डिपेंडिंग ऑन द क्लेम हमने कौन सा अप्लाई किया था, या आपने ऑलरेडी एडवांस ले लिया है इस पैरा के अंडर। तो हम समझते हैं कि इन एरर्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है उसके लिए हमारी मिनिमम सर्विस 5 साल की चाहिए होती है। यदि हम 4 साल पे ही क्लेम अप्लाई करेंगे तो हमारा रिजेक्शन आ जाएगा ये बोल के कि आपकी एलिजिबल सर्विस नहीं है, आपकी सर्विस 5 साल से कम है।
और इस पैरा में हम दोबारा से क्लेम अप्लाई नहीं कर सकते, पूरी सर्विस में हम एक ही क्लेम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें हम अल्ट्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं 5 साल बाद, लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के बाद मिनिमम 5 साल का गैप होना चाहिए, तभी हम अल्ट्रेशन या मेंटेनेंस ऑफ हाउस में एडवांस क्लेम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम मैरिज या हायर एजुकेशन के लिए एडवांस क्लेम अप्लाई करते हैं तो हमारी मिनिमम सर्विस 7 ईयर्स की होनी चाहिए। यदि हमारी सर्विस 7 ईयर्स से कम होगी तो भी हमारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यदि हमें इस पैरा में मैरिज या हायर एजुकेशन में दोबारा से क्लेम लेना है तो मिनिमम 7 ईयर्स का गैप होना चाहिए। एक और ऑप्शन आता है जो आई थिंक ये भी काफ़ी मेंबर्स को ये रिजेक्शन रीजन आता है कि ऑथराइज्ड अमाउंट इज 0 या नो बैलेंस अवेलेबल। जब भी हम एडवांस क्लेम अप्लाई करते हैं तो ये वो केसेस होते हैं जिन केसेस में जो एम्प्लॉय शेयर होता है वो नील हो जाता है, 0 हो जाता है, या कुछ केसेस में तो ये नेगेटिव भी हो जाता है। आपने कभी ये बैलेंस देखा नहीं होगा, लेकिन पीएफ ऑफिस में ये बैलेंस शो करता है, कुछ मेंबर्स का नेगेटिव हो जाता है या 0 हो जाता है। तो उन केसेस में अगर आप एडवांस क्लेम अप्लाई करते हो जिसका शेयर सिर्फ एम्प्लॉय शेयर से ही जाना होता है, तो वो क्लेम ये बोल के रिजेक्ट कर दिया जाता है कि ऑथराइज्ड अमाउंट है जो सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है वो 0 बन रही है। तो इस केस में आपको बेसिकली वेट ही करना है कि जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन कुछ और 4-5 महीनों का जमा होगा, आप उसके बाद क्लेम अप्लाई करोगे तो आपका क्लेम सेटल हो जाएगा। या फिर आपने कंपनी छोड़ दी है तो आपको एडवांस क्लेम अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करवानी है तो उसके 2 महीने बाद आपका ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। अभी मैं जो ये सब चीज़ें बताई हैं ये जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है उस हिसाब से बता रहा हूँ। अभी जो नया सिस्टम है, जो न्यू अपडेट्स आए हैं ईपीएफओ में 2025 में, वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं और उनकी अभी तक उम्मीद भी नहीं है कि वो 3-4 महीनों में अपडेट होएंगे, क्योंकि सिस्टम में रिवैम्प करना पड़ेगा काफ़ी, तो वो उसके बाद अपडेट होएंगे। नए रूल्स इम्प्लीमेंट होएंगे तो हम उनके लिए एक नई वीडियो बनाएंगे कि उनमें कैसे हम रिजेक्शंस वगैरह को इम्प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एज करंट सिस्टम के हिसाब से ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।